हम ये समझना चाहते हैं कि 7 सदियों तक बिना खून खराबे के कोई सिस्टम कैसे चल सकता है। वो लोग अपना वीकेंड कैसे मनाते थे, और सबसे बड़ी बात उनकी वो लिपि क्या थी जिसे आज तक कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं पढ़ पाया है। और यही बात इस सभ्यता को पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे अलग लाके खड़ी कर देती है। मतलब जब भी हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या मिस्र, तो हमारे दिमाग में एकदम से पिरामिड, राजाओं के बड़े बड़े मकबरे या युद्ध के खौफनाक दृश्य आने लगते हैं। हाँ, एकदम फिल्मों वाले दृश्य। बिल्कुल। लेकिन हड़प्पा का जो डेटा हमारे पास है वो शक्ति प्रदूषण से ज्यादा नागरिक सुविधाओं और एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमी की बात करता है। जब हम उनकी सड़कों की बनावट या डस्टबिन रखने के तरीके और उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत ही आधुनिक आज के दौर के किसी अर्बन सोसाइटी को देख रहे हो। कि अगर कोई सभ्यता 700 साल तक जो कि एक बहुत ही लंबा समय होता है, बिना किसी बड़े युद्ध के स्थिर रही, तो इस पूरी मशीन को चला कौन रहा था? यही तो सबसे बड़ी पहेली है। हाँ, मतलब सत्ता किसके हाथ में थी? हम जानते हैं कि खुदाई में अस्त्र शस्त्र न के बराबर मिले हैं। जो हथियार मिले भी हैं वो इतने साधारण हैं कि उनसे कोई बड़ा युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता। तो फिर पंजाब, सिंध, गुजरात से लेके अफगानिस्तान तक फैले इतने बड़े इलाके को कंट्रोल कौन कर रहा था? देखिए, ये हड़प्पा की राजनीति से जुड़ा सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा बहस वाला सवाल है। स्टुअर्ट पिगट और मॉर्टिमर व्हीलर जैसे दिग्गज पुरातत्वविदों का तो ये मानना था कि ये एक अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था। मतलब पावर पूरी तरह से सेंटर के पास थी। हाँ बिल्कुल। पिगट ने तो अपनी थ्योरी में यहां तक कह दिया था कि इस पर एक निरंकुश पुरोहित वर्ग यानी पुजारियों का एक बहुत ही सख्त समूह राज करता था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बताया। अच्छा, जैसे कुषाण साम्राज्य की 2 राजधानियां हुआ करती थी ना, पेशावर और मथुरा। एकदम सही। या फिर अरब शासन के दौरान मुल्तान और मंसूरा, एक तरह से 2 अलग-अलग हेडक्वार्टर्स से पूरे सिस्टम पर नजर रखी जा रही थी। हाँ, और मैंने स्रोत में पढ़ा था कि इतिहासकार A.L. बैशम ने भी इस थ्योरी का सपोर्ट किया था कि ये समाज धर्मतंत्रीय था, और इसका सबसे बड़ा सबूत वो मोहनजोदाड़ो से मिली उस पुरोहित राजा की मूर्ति को मानते हैं। हाँ, वो दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति। बिल्कुल, जिसने वो तिपतिया मतलब ट्रेफॉइल डिजाइन वाली एक खास शॉल उड़ी हुई है। प्राचीन काल में ऐसा पहनावा तो सिर्फ बहुत ही एलीट या धार्मिक नेताओं का होता था। लेकिन यहीं पर मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आता। कैसा लॉजिक? ये मंदिर कहाँ है? पूरी खुदाई में कोई भी ऐसा राजप्रसाद या विशाल मंदिर नहीं मिला है जो ये साबित करे कि कोई एक सुप्रीम लीडर वहां बैठा था। ये आपने बहुत ही अहम पॉइंट उठाया है ना? तो यहीं पर मुझे इतिहासकार आर.एस. शर्मा का तर्क बहुत मजबूत लगता है। उनका मानना है कि चूंकि हड़प्पा वासियों का पूरा फोकस व्यापार पर था, तो शायद शासक वर्ग में पुजारी नहीं बल्कि वाणिज्य वर्ग मतलब व्यापारी शामिल थे। तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे आज की कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या एमएनसी होती है? अरे यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि आपकी ये कॉर्पोरेट वाली एनालॉजी डेटा के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब कोई एक तानाशाह राजा नहीं बल्कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था जो अलग अलग शहरों से इस पूरे नेटवर्क को शांति से कंट्रोल कर रहा था। बिल्कुल। अगर आप एक कॉर्पोरेशन के नजरिए से सोचें तो उन्हें युद्ध या लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए होते हैं। उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए स्थिरता चाहिए। हड़प्पा के प्रशासन में हमें एक बहुत ही गजब का बैलेंस दिखता है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का। वो कैसे? केंद्रीकरण का उदाहरण देखिए। उनके पूरे साम्राज्य में सड़कों का जो ग्रिड सिस्टम था, पक्की ईंटों का जो एक फिक्स अनुपात था 4-2-1 का, और सबसे बड़ी बात नापतोल के जो मानकीकृत बाट थे वो पूरे साम्राज्य में एक जैसे थे। जरा रुकिए, इसका मतलब है कि गुजरात में बैठा कोई व्यापारी और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे बैठा कोई व्यापारी दोनों बिल्कुल एक ही वजन के बाट इस्तेमाल कर रहे थे? एकदम सही। और सोचिए, हजारों किलोमीटर के दायरे में एक ही वजन के बाट लागू करवाना ये रातों रात या बिना किसी सख्त प्रशासन के मुमकिन ही नहीं है। हाँ, इसके लिए तो बहुत तगड़ा क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में स्थानीय कुटीर उद्योग भी थे जिन्हें अपने हिसाब से काम करने की आजादी थी, जो विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। इसलिए ये मर्चेंट क्लास या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली थ्योरी बहुत ही लॉजिकल लगती है। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाली बात है। लेकिन अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर बैठकर नीतियां बना रहे थे, तो जमीन पर काम करने वाली आम जनता की जिंदगी कैसी थी? अगर सब कुछ व्यापार और मुनाफे पर टिका था, तो क्या आम इंसान स्वस्थ था या उसका शोषण हो रहा था? अगर हम उनके सामाजिक ढांचे को देखें तो सबूत बताते हैं कि ये समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। मतलब खुदाई में मातृदेवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है, नौशारों और मोहनजोदाड़ो से ऐसी आकृतियां मिली हैं जिनमें महिलाएं चक्की पीस रही हैं या खाना बना रही हैं। बिल्कुल। और ये महज घर के काम नहीं थे, बल्कि एक कृषि और व्यापारिक समाज में ये सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां थीं। आबादी की बात करें तो पूरी हड़प्पा सभ्यता की कुल जनसंख्या उस समय करीब 50 लाख थी। 50 लाख उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सिर्फ मोहनजोदड़ो शहर में 1.5 लाख लोग रहते थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा महानगर था। लेकिन क्या ये 50 लाख लोग किसी एक ही मूल प्रजाति के थे? नहीं, ये एक बेहद विविधतापूर्ण समाज था। कंकालों के अध्ययन से मुख्य रूप से 4 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड,
भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलॉइड। एक सेकंड, ये भूमध्य सागरीय मतलब मेडिटेरेनियन, इसका क्या मतलब है? क्या लोग यूरोप या भूमध्य सागर के इलाके से ट्रैवल करके हड़प्पा में आके बस गए थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मेडिटेरेनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब सीधे तौर पर यह नहीं होता कि वे लोग उसी इलाके से आए थे। अच्छा, तो फिर क्या मतलब होता है? ये बस हड्डियों और खोपड़ी की बनावट को कैटेगराइज करने का एक साइंटिफिक तरीका है। हड़प्पा में सबसे ज्यादा आबादी इसी बनावट वाले लोगों की थी, जो शारीरिक रूप से आज के दक्षिण एशियाई लोगों से काफी मिलते जुलते थे। ठीक है, अब कंकालों की बात निकली ही है तो मैं उस रिसर्च पर आना चाहती हूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। हम आमतौर पर सोचते हैं कि प्राचीन काल के लोग कुपोषण से मरते होंगे या महामारियों से, लेकिन KAR केनेडी नाम के वैज्ञानिक ने जब कब्रिस्तान R37 के 90 कंकालों का परीक्षण किया तो रिजल्ट्स कुछ और ही थे। हाँ, उन 90 कंकालों में कुपोषण, स्कर्वी या अनीमिया का कोई भी बड़ा प्रमाण नहीं मिला। कुल मिलाकर वो लोग आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वस्थ थे। लेकिन यहीं पर कहानी में वो ट्विस्ट आता है। स्रोत कहता है कि शरीर से तो वे स्वस्थ थे, लेकिन जब उनके जबड़ों का मुआयना किया गया तो 43.6% नमूनों में दांतों की गंभीर बीमारियां मिली। हाँ, कैविटी, प्लाक और दांतों का घिसना। मतलब लगभग हर दूसरे इंसान के दांत खराब थे। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम आज के किसी जंक फूड खाने वाले समाज की बात कर रहे हों। ऐसा कैसे मुमकिन है? बिना डेंटिस्ट के वो अपना काम कैसे चलाते होंगे? असल में उनके खराब दांत उनकी गरीबी का नहीं बल्कि उनकी भारी समृद्धि का साइड इफेक्ट थे। समृद्धि से दांत कैसे खराब हो सकते हैं? अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से समझें तो उनका आहार बहुत ही रिच था। वे जौ, चावल, बाजरा, गेहूं, खजूर और तरबूज जैसी चीजें भरपूर खाते थे। साथ ही वे अच्छे खासे मांसाहारी भी थे। इन सबसे दांतों में कैविटी कैसे हो रही थी? इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है। जब कोई समाज कृषि प्रधान होता है तो वो अनाज को पीसने के लिए पत्थर की चक्कियों का इस्तेमाल करता है। हाँ। जब पत्थर पर अनाज पीसा जाता है तो पत्थर के बहुत ही बारीक कण, जिन्हें ग्रिट कहते हैं, वो आटे में मिल जाते हैं। अब जब आप इस कार्बोहाइड्रेट युक्त रोटी को चबाते हैं तो वो बारीक पत्थर का ग्रिट आपके दांतों के एनामेल को बुरी तरह घिस देता है। ओहो, अब समझी। हाँ, और एनामेल कमजोर होने के बाद खजूर जैसे मीठे फलों की शुगर सीधे दांतों पर हमला करती है और कैविटी पनपती है। तो उनके खराब दांत असल में इस बात का सबूत हैं कि उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। हालांकि रिसर्च ये भी बताती है कि उन्हें मलेरिया और गठिया जैसी समस्याएं भी थीं। ये वाकई कमाल का नजरिया है। मतलब शरीर को भरपूर न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन दांत चक्की के आटे से घिस रहे हैं और घुटनों में गठिया का दर्द है। अब अगर कोई समाज इतना समृद्ध है कि उसे रोज खाने की चिंता नहीं करनी पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है उनके पास खाली समय भी बचता होगा। बिल्कुल, और वो अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करते थे। अगर वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे तो काम के बाद अपना मनोरंजन कैसे करते थे? मनोरंजन के मामले में उनका विजन बहुत क्लियर था। उनके यहाँ पासे का खेल बहुत लोकप्रिय था। मोहनजोदाड़ो और लोथल से कई गोटियां और खेलने के बोर्ड मिले हैं। इसे आप आज के चौसर या शतरंज के खेल का एक प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। हाँ, और क्या ये सिर्फ इंडोर गेम्स तक ही सीमित था? क्योंकि मैंने स्रोत में पढ़ा है कि गुजरात के धौलावीरा में एक पूरा का पूरा स्टेडियम मिला है। हाँ, धौलावीरा में एक नहीं बल्कि 2 विस्तृत सीढ़ीनुमा स्टेडियम मिले हैं। और ये कोई छोटे मैदान नहीं थे। वहां दर्शकों के बैठने के लिए बकायदा पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। अरे वाह! ये साबित करता है कि उनके पास सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक बहुत ही संगठित सामुदायिक जीवन था। हो सकता है वहां कोई खेल प्रतियोगिताएं होती हों या बड़े त्योहार मनाए जाते हों। ये लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करना जानते थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम उनके बच्चों के खिलौनों की बात करते हैं। हमने देखा है कि खुदाई में पकी मिट्टी के लट्टू, झुनझुने और सीटियां मिली हैं, लेकिन रिसर्च में खास खिलौने का जिक्र है, वो छेद युक्त पक्षी जुड़े गाड़ियां। हाँ, वो बहुत ही एडवांस्ड खिलौने थे। मतलब एक ऐसा मिट्टी का पक्षी जिसमें पहिए लगे हैं और एक डोरी खींचने पर वो आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि चीन के लोगों ने इस तरह के यांत्रिक खिलौने बनाना भारत से ही सीखा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा उस जमाने का ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरर था? ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए, एक खिलौना सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं होता। जब आप एक पक्षी बनाते हैं, उसमें धुरी लगाते हैं, पहिए जोड़ते हैं और उसे डोरी से खींचने का मैकेनिज्म बनाते हैं, तो ये सीधे सीधे अप्लाइड फिजिक्स हैं। हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग है एक तरह से। ये उस समाज के उन्नत दिमाग को दर्शाता है। वे गति और यांत्रिकी के सिद्धांतों को समझते थे। और चूंकि उनका व्यापारिक नेटवर्क मेसोपोटामिया से लेकर मध्य एशिया तक फैला था, तो ये बहुत संभव है कि उनके बनाए ये इनोवेटिव खिलौने व्यापार के जरिए चीन तक पहुंचे हों। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक एक्सपोर्ट था। तो अब तक हमारे सामने जो तस्वीर उभर रही है वो एकदम से साफ है। एक ऐसा समाज जो व्यापार कर रहा है, जिसके ड्रेनेज सिस्टम आज के कई मॉडर्न शहरों से बेहतर हैं, बच्चे अप्लाइड फिजिक्स वाले खिलौनों से खेल रहे हैं और जो स्टेडियम में इवेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने उनके प्रशासन को समझ लिया, बीमारियों को डिकोड कर लिया, लेकिन एक चीज है, एक मिसिंग लिंक है जिसे दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर आज तक डिकोड नहीं कर पाया है। वो है उनकी लिपि। वो आखिर लिखते क्या थे? अगर हम इस पूरी सभ्यता को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये लिपि हड़प्पा का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। इतिहासकार टोनी जोसेफ ने इसे गॉर्डियन नॉट कहा है।
मतलब एक ऐसी उलझी हुई गांठ जिसे खोलना लगभग नामुमकिन है। हाँ। हम ये तो जान गए कि वे घड़ियाल खाते थे, हाँ। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वे अपने विचारों को या अपने भगवानों को किन शब्दों में पुकारते थे। स्रोत बताता है कि ज्यादातर भाषाविदों का मानना है कि ये लिपि संभवतः प्रोटो द्रविडियन भाषा परिवार की थी और इसका जो सबसे बड़ा सुराग हमें मिलता है वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। आधुनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में आज भी ब्राहुई नाम की एक जनजाति रहती है जो एक द्रविड़ भाषा बोलती है। ये बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है ना? मतलब पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में इंडो आर्यन भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन वहां बीच में एक छोटे से इलाके में एक द्रविड़ भाषा का जिंदा रहना, क्या ये उस प्राचीन हड़प्पा की भाषा का कोई आखिरी बचा हुआ टुकड़ा है? भाषा विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत ही बड़ा सुराग है। माना जाता है कि जब हड़प्पा का पतन हुआ तो कुछ लोग दक्षिण की ओर चले गए और कुछ लोग वहीं रह गए, जिनकी भाषा आज ब्राहुई के रूप में बची है। अगर लिपि की संरचना की बात करें तो ये लिपि चित्रात्मक और लोगोसिलेबिक थी। लोगोसिलेबिक? इसका क्या मतलब है? मतलब वो ABCD की तरह अक्षर नहीं लिखते थे? नहीं, उनका सिस्टम आज के अल्फाबेट जैसा बिल्कुल नहीं था। लोगोसिलेबिक का मतलब है कि हर प्रतीक एक अक्षर नहीं बल्कि एक पूरे शब्द या शब्दांश को दर्शाता है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता था? अगर इसे आज के जमाने के हिसाब से समझना हो तो आप इसे हमारे मोबाइल के इमोजीज की तरह सोच सकते हैं। जैसे आप एक दिल का इमोजी भेजते हैं तो उसका मतलब प्यार होता है, वो कोई एक अक्षर नहीं है। हड़प्पा की लिपि में ऐसे ही लगभग 400 से 450 मौलिक चिन्ह थे। काफी जटिल सिस्टम लगता है। हाँ, और सबसे लंबा अभिलेख जो हमें मिला है वो धौलावीरा से मिला है, जिसमें 26 चिन्ह एक साथ एक बोर्ड पर उकेरे गए हैं। लेकिन वो इसे लिखते कैसे थे? मतलब हम बाएं से दाएं लिखते हैं, कुछ भाषाएं दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, उनका क्या सिस्टम था? मुख्य रूप से दाएं से बाएं ही लिखते थे, लेकिन जब कोई लेख लंबा होता था तो वे एक बहुत ही खास शैली का इस्तेमाल करते थे जिसे बूस्ट्रोफेडिन या गोमूत्रिका शैली कहा जाता है। ये बूस्ट्रोफेडिन कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किसान खेत जोत रहा है, वो एक सिरे से शुरू करता है, दूसरे सिरे तक जाता है और फिर वहीं से हल को घुमाकर वापस पिछली दिशा में आता है। हड़प्पा के लोग भी ऐसे ही लिखते थे। मतलब पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी वहीं से बाएं से दाएं। बिल्कुल सही। और फिर तीसरी लाइन वापस दाएं से बाएं। ये तो बहुत ही स्मार्ट लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम लग रहा है। कई विद्वानों ने, ID महादेवन जैसे लोगों ने कंप्यूटर मॉडल्स लगाकर इसे पढ़ने की कोशिश की है, तो हम इसे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारे पास एक द्विभाषिक लेख की कमी है। द्विभाषिक लेख मतलब कोई ऐसा स्रोत जिसमें दो भाषाएं एक साथ हों? हाँ बिल्कुल। मिस्र की लिपि को हम इसलिए पढ़ पाए क्योंकि हमें रोजेटा स्टोन मिल गया था, जिस पर एक ही बात मिस्री लिपि और यूनानी भाषा दोनों में लिखी थी। तो हमने यूनानी भाषा पढ़कर मिस्री लिपि को डिकोड कर लिया। हड़प्पा के मामले में ऐसा कोई रोजेटा स्टोन हमें नहीं मिला है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? स्रोत कहता है कि सन 1700 ईसा पूर्व के आसपास जब उनके बड़े शहरों का पतन होने लगा तो ये लिपि भी अचानक से गायब हो गई। अगर वो इतने स्मार्ट लोग थे तो उनकी भाषा रातों रात कैसे मिट गई? क्या आम जनता को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था? इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि हमें ये लिपि मिलती कहाँ है। खुदाई में जो भी अभिलेख मिले हैं उनमें से लगभग 90% हिस्सा मोहरों पर मिला है। मतलब सील्स पर? हाँ, ये मोहरें व्यापारिक सामान पर ठप्पा लगाने या पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होती थी। बर्तनों पर जो लिखावट है वो भी बहुत छोटी है। इसका सीधा लॉजिक ये है कि समाज में हर कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अच्छा, तो साक्षरता सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित थी? साक्षरता शायद सिर्फ प्रशासकों, पुजारियों और व्यापारियों के एक छोटे से एलीट वर्ग तक ही सीमित थी। मतलब ये लिपि कोई आम बोलचाल का जरिया नहीं बल्कि सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल थी। एकदम सही। और जब जलवायु परिवर्तन या व्यापारिक रूट बंद होने की वजह से उनका वो पूरा व्यापारिक ढांचा ढह गया तो उस लिपि का काम भी खत्म हो गया, क्योंकि आम आदमी को उसकी जरूरत ही नहीं थी। हाँ, जिन व्यापारियों के लिए वो सिस्टम बना था, जब वो खत्म हुए तो उनके साथ वो लिपि भी हमेशा के लिए दफन हो गई। ये एक बहुत ही डार्क लेकिन गहरा निष्कर्ष है। आइए इस पूरे गहन अध्ययन को एक जगह समेटते हैं। हमने एक ऐसी सभ्यता को एक्सप्लोर किया जिसने दुनिया को दिखाया कि 700 सालों तक बिना खून खराबे के कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। एक ऐसा समाज जिसे व्यापारियों का एक बोर्ड चला रहा था। हाँ, और हमने देखा कि वे इतने समृद्ध थे कि पत्थर की चक्की का बारीक ग्रिट उनके दांतों में कैविटीज पैदा कर रहा था। उनके बच्चे अप्लाइड मैकेनिक्स वाले खिलौनों से खेल रहे थे जिनका डिजाइन शायद चीन तक पहुंचा। और इन सब के बीच एक ऐसी लिपि जो सिर्फ एक टूल बनकर रह गई और अपने बनाने वालों के साथ ही मर गई। अगर इस पूरी कहानी में कोई एक बड़ा सबक है तो वो यही है, एक सभ्यता चाहे पैसे और व्यापार में कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, अगर उसका ज्ञान आम जनता की जड़ों तक नहीं पहुंचता है तो वो समय की मार नहीं झेल सकती। बिल्कुल सही बात है। और यहीं से मेरे दिमाग में एक बहुत ही उत्तेजक विचार आ रहा है। इस चर्चा को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि हड़प्पा की लिपि इसलिए खत्म